Straight to our top story. The government's decision to increase the price of diesel hasn't gone down well even with its own allies. The NCP and now the DMK have openly criticized the government's latest decision to partially deregulate the diesel prices. Now opposing the diesel price hike, the DMK too has demanded a rollback as well as increase in the number of LPG subsidized cylinders from 9 to 12. NCP says the decision will further burden the common man. The Congress ally has also demanded subsidy for farmers. On the other hand, the Samajwadi Party, which supports the government from outside too, has expressed displeasure over the diesel price hike, demanding an immediate rollback of the decision. All right, we'll get you reactions on that story in just a bit. For now, BSP Chief Mayawati is addressing a press conference. Let's take you straight there. जहां तक देश में रसोई गैस सिलेंडर की क्योंकि प्रति माह एक गैस सिलेंडर की सामान्य तौर पर आपूर्ति नहीं करना वास्तव में ये करोड़ों आम जनता के ऊपर एक प्रकार से सरकारी ज्यादती होगी। इसलिए इस संबंध में बीएसपी की ये मांग है कि केंद्र सरकार को रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति को युक्ति संगत एवं न्यायपूर्ण बनाने के लिए प्रति माह एक सिलेंडर अर्थात एक साल में कम से कम 12 गैस सिलेंडर की आपूर्ति अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार केंद्र सरकार की ईंधन व ऊर्जा से संबंधित इस गलत नीति का होना यह साबित करता है कि केंद्र की यूपीए सरकार इस प्रकार की नीति अपना करके देश की घरेलू अर्थव्यवस्था को पिछले युग में ले जाकर व यहाँ पर्यावरण संतुलन को भी बिगाड़कर देश को कमजोर करने पर उतारू लगती है। इसके साथ ही देश में महंगाई की इस जबरदस्त मार से यहाँ पीड़ित आम जनता खासकर ग्रामीण जनता अपने ईंधन आदि की आवश्यकता के लिए अगर पुराने तौर तरीकों को अपनाने हेतु मजबूर होती है तो फिर इसका देश के पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था पर भी जरूर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में भी केंद्र की सरकार को जरूर गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए, नहीं तो इसके आगे चलकर निश्चय ही काफी कष्टदायक परिणाम देश के समक्ष उत्पन्न हो सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए सफर के बोझ को और ज्यादा बढ़ाते हुए सभी दर्जे के रेल किराए में भी काफी अधिक वृद्धि कर दी है। इस प्रकार कुल मिलाकर इन सभी परिस्थितियों से अब ये और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ अब सही मायने में देश के गरीब व आम आदमी के साथ नहीं है बल्कि यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के साथ है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि जब से केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी है तो तब से लेकर अब तक इस सरकार ने अधिकतर मामलों में ऐसे अनेकों गलत निर्णय लिए हैं जिससे यहाँ अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई काफी ज्यादा बढ़ी है। इसलिए ऐसी स्थिति में मेरा खास तौर से कांग्रेस पार्टी को सलाह के तौर पर यह कहना है कि इन सब जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ देश की कानून व्यवस्था वे अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के मामले में और साथ ही देश में सर्व समाज में से विशेष तौर से गरीबों, दलितों, पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों की हर मामले में हो रही उपेक्षा आदि को लेकर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में अपनी पार्टी के हो रहे कई दिन के इस चिंतन शिविर में भी अपनी केंद्र की सरकार के इन सभी मामलों में जरूर गंभीरता से सोच विचार व गहन चिंतन करना चाहिए, वरना देश की आम जनता इस बार यहाँ आगे होने वाले लोकसभा के आम चुनाव में इन सब मामलों का जरूर गंभीरता से संज्ञान लेगी। इन्हीं कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसके अलावा इसके साथ ही आप लोग इस संबंध में कुछ और पूछना चाहते तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछो। बीजेपी का एक आरोप है कि बहन जी
जी और मुलायम सिंह की वजह से ही केंद्र की सरकार सत्ता में है। अगर ये लोग अपना सपोर्ट खींच लेते तो सत्ता की जाती तो कांग्रेस को ये मौका ही नहीं मिलता। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि उसकी भागीदार आप भी हैं? नहीं नहीं, इस सवाल का जवाब मैंने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर तो काफी विस्तार से दिया है। शायद उस दिन आप लोग भी मौजूद होंगे, उन सब बातों को मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। सरकार ये कहती है कि जो डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, अगर वो नहीं बढ़ाई जाती तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो सकती है। आप सहमत हैं इस बात से? मैं बिल्कुल भी कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि केंद्र की सरकार को तो डीजल की कीमतों को बढ़ाते समय तो डीजल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और इसका देश के गरीब आवाम पर और खास तौर से किसानों पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस सब मामलों की तरफ जरूर सोचना चाहिए था। और यदि उनको ऐसा लग रहा था कि अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, यदि हम डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, मैं समझती हूँ इस उनके तर्क से हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। यदि डीजल की कीमतों को बढ़ाने की बजाय तो देश में और भी विलासिता की ऐसी वस्तुएं हैं, यदि उनके ऊपर ये कीमतें बढ़ा देते, टैक्स या अन्य और डिसीजन ये लोग ले लेते, और भी मामले में ये लोग सख्ती कर सकते थे, तो मैं समझती हूँ कि इसको कंपनसेट तो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। लेकिन केंद्र की सरकार डीजल के ऊपर ही डीजल की कीमतें बढ़ाकर वो ये कहती है कि खराब अर्थव्यवस्था को हम सुधारना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि लोग इसको सही नहीं मानेंगे। कहा ये जा रहा है कि जितना भी ये आर्थिक सुधार कर रहे हैं, सरकारी खजाने की सेहत सुधारना चाहते हैं, ज्यादा पैसा चाहिए यूपीए को इसलिए क्योंकि चुनाव में जाना है और सोशल सेक्टर में बहुत सारा खर्च करना है, इसलिए उसको पैसा चाहिए चुनाव के लिए। ये तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। कांग्रेस पार्टी हो या सेंटर में कुछ समय के लिए बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही हो, तो जिस भी पार्टी की केंद्र में सरकार रही है, तो जब वो सत्ता में आती है तो 5 साल उनको सत्ता में बने रहने का मौका मिलता है, तो वो लगभग 3-3.5 साल तक उनको देश की जनता का हर मामले में उनके हितों को लेकर ध्यान नहीं जाता है, केंद्र में जिन भी पार्टियों की सरकारें रही। लेकिन जब लोकसभा का हम चुनाव के लिए लगभग 1 या 1.5 साल का समय रह जाता है, तो तब इनको देश की जनता की चिंता सताती है और फिर वो 1-1.5 साल के अंदर ही जब चुनाव का समय रह जाता है, तो फिर वो नए जनता को प्रलोभन देने वाले डिसीजन लेते हैं और जिनको इम्प्लीमेंट करने में ही लगभग 1 साल लग जाता है, केवल उसकी पब्लिसिटी करते हैं और उसकी आड़ में देश की जो भोली भाली जनता है उसको गुमराह करके तो उनका वोट हासिल करते हैं। और ये इनका क्रम हर 5 साल के जब बाद जो है, जब चुनाव नजदीक आता है, 1-1.5 साल पहले ये चलता है। और मैं ये समझती हूँ अब देश की जनता धीरे धीरे तो इनके इस षड्यंत्र को, साजिश को देश की जो गरीब आवाम है वो धीरे धीरे समझने लगी है। और अब वो, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होगा तो जनता जल्दी से इनके इस किस्म के प्रलोभन के बहकावे में नहीं आएगी। ये ऐसा मुझे इस बात पूरा विश्वास है। जयराम रमेश ने कहा है कि उनको नहीं लगता कि कांग्रेस अपने बलबूते पे सरकार बना सकती है और पावर में आ सकती है इस बार। वो अभी कौन सा कांग्रेस पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पावर में, ये कौन सी नई बात कह दी है उन्होंने? सन 2004 में अकेले बलबूते पर नहीं आई, फिर उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो फिर नहीं अकेले अपने बलबूते पर आई। तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो मैं समझती हूँ कि जो पॉलिटिशियन नहीं है वो भी इस बात का जवाब दे सकता है। क्या डीजल एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी अपने समर्थन पर पुनर्विचार कर सकती है? आप इसको बहुत गंभीरता से ले रही हैं। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था पिछले महीने 21 और 22 दिसंबर को कि डीजल ही नहीं है, ऐसे और भी अनेकों मामले हैं जिसको लेकर
बीएसपी केंद्र की सरकार से काफी दुखी है। लेकिन जब हमने इनको लगभग अब 3.5 साल के करीब हो जाएंगे केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनी यूपीए की सरकार को, तो अभी तक हमने इनको लगभग 3.5 साल तक तो इनको हमने समर्थन दिया मुद्दों के आधार पर कि आप गरीब आवाम के हित में और खास तौर से जो दलित, पिछड़े और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, अपर कास्ट में गरीब लोग हैं, उनके हितों के बारे में आप लोग जरूर टफ स्टैंड लेंगे, उनके हित में लेंगे। लेकिन ऐसा केंद्र की सरकार ने नहीं किया। और जब हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी आवाज उठाई तो वो यही कहते रहे कि हमको थोड़ा और समय दीजिए, हम जरूर अपनी नीतियों में सुधार लाएंगे। जो हमारी आर्थिक नीतियां या अन्य नीतियां हैं उसमें हम लोग जरूर सुधार लाएंगे। हम इनके ऊपर भरोसा करते रहे, लगभग 3.5 साल तक इनके ऊपर हम भरोसा करते रहे। अब समय मुश्किल से 1-1.25 साल के करीब बचा है। अब यदि हम इनसे सपोर्ट भी विड्रॉ कर लेते हैं इन सब मामलों को लेकर, तो कल को हम इनको मौका नहीं देना चाहते। केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार चल रही है वो यही कहेंगे कि लगभग 1.25 साल का समय बचा था, हमको यदि और मौका मिल जाता तो हम बहुत चमत्कार कर सकते थे देश की आम जनता के लिए। तो ये हम इनको बहाना नहीं देना चाहते, मौका नहीं देना चाहते। ये हम इनको इसलिए हमने सोचा इनको पूरा मौका चमत्कार दिखाने का मिलना चाहिए। और इनके असली पोल तो जब देश में लोकसभा का आम चुनाव होगा तो फिर हम इनके असली पोल देश की आम जनता के सामने चुनाव के दौरान में खोलेंगे। जितने बड़े फैसले हैं, कड़े फैसले, आर्थिक फैसले, सारे बजट के 1 महीने पहले कर रही है सरकार। आपको लगता है कि बजट सत्र से बचना चाह रही है सरकार या कुछ और? नहीं, बजट सत्र से भी बचना चाह रही है, लेकिन जो मुझे सुनने के लिए मिल रहा है कि उनको ये मालूम है कि सरकार काफी कमजोर है उनकी, और उनको ऐसा लग रहा है कि इसको लंबा खींचना ठीक नहीं है। तो मुझे ये भी कुछ मालूम पड़ा है, जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि ये केंद्र की सरकार का ये आखिरी बजट सत्र हो, तो वो सोच रहे हैं कि हमें हो सकता है जल्दी ही चुनाव में ना जाना पड़ जाए, तो वो बजट से पहले ये इस किस्म के कुछ तो जनता को प्रलोभन कम दे रहे हैं, नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं, और फिर वो बजट सत्र में भी वो और भी कुछ प्रलोभन देंगे। लेकिन और उसके बाद हो सकता है कि ये लोग सीधा ये लोकसभा भंग करके ये चुनाव में ना चले जाए। तो इस किस्म के जो अभी हालात नजर आ रहे हैं उससे कुछ ऐसा हमको महसूस हो रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल का एक डेवलपमेंट हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल दे दिया गया था स्टैंडिंग कमेटी को, जो खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक मामलों की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने अपनी रिकमेंडेशन कल ही स्पीकर को सौंपी है और उसने कहा है कि 7 किलो, क्योंकि सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षी योजना थी, उन्होंने कहा 7 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिलेगा, वो घटा के 5 किलो कर दिया गया है। अभी तक लोगों को 35 किलो प्रति परिवार के हिसाब से दिखता था, अब तो वो 35 किलो क्या, मान लीजिए जिनका बड़ा परिवार उनके लिए ठीक है, लेकिन जितना 7 लोगों का 8 लोगों का परिवार तो कम ही होगा। नहीं, ये तो बहुत कम है, और जब ये मामला पार्लियामेंट के अंदर आएगा तो हम अपनी ये बात सब रखेंगे। You talked about the Congress using populist gimmicks just before elections. In 2008, they have announced the agriculture debt waiver and relief scheme. Now the CAG has come up with some report.